जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, उन्हें पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब बात है दरअसल 60 और 70 के दशक की, जब एक से बढ़कर एक सितारे पर्दे पर एंट्री कर रहे थे। तब एक काफी हैंडसम हीरो खलनायक के किरदार में ऐसा नजर आया कि एक दिग्गज एक्टर की अदाकारी उनके सामने फीकी पड़ गई थी। अब जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विनोद खन्ना, और फिल्म थी 25 जून 1971 को आई एक्शन ड्रामा से भरी मेरा गांव मेरा देश। अब खोसला एंटरप्राइजेस के अंडर लिखी इस फिल्म का निर्माण किया था लेखराज खोसला व बोल्लू खोसला ने। डायरेक्शन किया था राज खोसला ने, और मेन कास्ट में धर्मेंद्र के साथ थी आशा पारेख। स्पोर्टिंग कास्ट में थे जयंत, सुधीर, लक्ष्मी छाया और विनोद खन्ना के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब मेरा गांव मेरा देश की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी इसकी तो जानकारी कहीं मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत सुपर डुपर हिट था और सभी गीत पसंद किए गए थे। लेकिन फिर भी लता जी के गाए अपनी प्रेम कहानियां, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और कुछ कहता ये सावन सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं, जो आज भी सुनने वालों को मदहोश करने की क्षमता रखते हैं। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। वैसे इन सभी गीतों में लता मंगेशकर का गाया सोना ले जा रे ही इकलौता ऐसा गीत है जो बिना का गीतमाला की 1971 की एनुअल लिस्ट में था, जहां ये 32वें पायदान पर रखा गया था। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। अब करीबन 2 घंटे 31 मिनट की मेरा गांव मेरा देश के बजट व कमाई के आंकड़ों की बात करें तो करीबन 80-90 लाख के बजट में बनी मेरा गांव मेरा देश 3 करोड़ की कमाई कर सुपरहिट रही थी और साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई थी। पहली राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी थी। कल मार मार कर जिसकी मैंने चमड़ी उथेड़ी, आज वो मेरा मुकाबला करने निकला। अब सबसे पहले निर्माता निर्देशक राज खोसला की बात करें तो मेरा गांव मेरा देश से पहले वे जाने जाते थे अपनी जबरदस्त सस्पेंस फिल्मों के लिए। ऐसे में मेरा गांव मेरा देश डकैतों पर बनी उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने पहली बारी धर्मेंद्र को साइन किया था। धर्मेंद्र तब स्टार तो बन चुके थे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर राज काका राजेश खन्ना कर रहे थे, जिनके साथ राज खोसला से पहले सन 69 में 2 रास्ते फिल्म के जरिए सफलता का स्वाद चख चुके थे। अब कुछ ऐसा बताया जाता है कि मेरा गांव मेरा देश में डाकू जब्बर सिंह के रोल के लिए विनोद खन्ना का नाम राज खोसला को सुनील दत्त ने सुझाया था, क्योंकि एक तो राज खोसला और सुनील दत्त अच्छे दोस्त थे और फिर विनोद खन्ना को फिल्मों में लाने वाले भी सुनील दत्त ही थे, जिनके निर्माण में बनी सन 69 में आई मन का मीत से विनोद खन्ना ने बतौर मेन खलनायक डेब्यू किया था। लेकिन बावजूद इसके उन्हें या तो खलनायक के रोल मिल रहे थे या फिर स्पोर्टिंग एक्टर के रोल ऑफर किए जा रहे थे। लेकिन अब मेरा गांव मेरा देश की कहानी काफी अलग थी और विनोद खन्ना का रोल भी दमदार था, इसलिए विनोद खन्ना करने को तैयार हो गए और मेरा गांव मेरा देश में डाकू जब्बर सिंह का ऐसा रोल निभाया कि पर्दे पर वे छा गए। यहाँ तक कि फिल्म के मेन हीरो रहे धर्मेंद्र की बजाय उनकी चर्चा ज्यादा होने लगी थी। लेकिन बावजूद इसके 19वें फिल्म फेयर में विनोद खन्ना को कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नसीब नहीं हुआ, जबकि धर्मेंद्र को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन तो मिला लेकिन अवार्ड जीतने से चूक गए, क्योंकि काका राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में शानदार अदाकारी कर अवार्ड पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इतनी शानदार फिल्म होने के बावजूद और इतनी चर्चा में रहने के बावजूद मेरा गांव मेरा देश के लिए विनोद खन्ना को अवार्ड या नॉमिनेशन न मिलना चौंकाता जरूर है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि उस जमाने में बेस्ट खलनायक जैसा कोई अवार्ड नहीं होता था। हो सकता है विनोद खन्ना को इसी वजह से नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना को बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया जा सकता था। जहां इसके बाद सन 75 में आई शोले फिल्म में खूंखार डाकू गब्बर सिंह का रोल निभाकर अमजद खान ने अवार्ड जीता था। अब शोले फिल्म की बात आ गई है तो बताते चले कि शोले फिल्म की कहानी काफी कुछ मेरा गांव मेरा देश से ही निकली थी। अब हो सकता है कि फिल्मों का शौक रखने वालों को ये बात पता न हो, लेकिन सच यही है कि सदी की सबसे पॉपुलर फिल्म शोले की कहानी काफी कुछ मेरा गांव मेरा देश से निकली थी, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना जहां खूंखार डाकू जब्बर सिंह के किरदार में थे, वहीं शोले में इसी के सिमंदर डाकू गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने निभाया था। इसी तरह फिर मेरा गांव मेरा देश में अजीत नाम के एक चोर का किरदार जहां धर्मेंद्र ने निभाया था, वहीं शोले में ऐसा मिलता जुलता जय वीरू का किरदार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने मिलकर निभाया था। इसके अलावा मेरा गांव मेरा देश में अगर रिटायर्ड फौजी की भूमिका जयंत ने निभाई थी, वहीं शोले में संजीव कुमार रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में थे।
वैसे संयोग देखिए, जयंत शोले में गब्बर सिंह का रोल निभाने वाले अमजद खान के असल जिंदगी में पिता थे। इसके अलावा एक बात ये भी कि मेरा गांव मेरा देश का भी बेसिक प्लॉट जहाँ 1954 में अकीरा कुरोसावा की सेवन समुराई के सिमिलर लगता है, वहीं शोले मेरा गांव मेरा देश और सेवन समुराई के अलावा सर्जियो लियोनी की वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट समेत कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का मिक्सचर लगती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल शोले मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, बल्कि मेरा गांव मेरा देश की बॉक्स ऑफिस पर मिली अपार सफलता को देखते हुए उन दिनों डाकुओं वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। बॉलीवुड के कई फेमस फिल्मकार डाकुओं पर बेस्ट फिल्में बनाने लगे थे। ऐसे में मेरा गांव मेरा देश बनाने वाले खुद राज खोसला से भी नहीं रहा गया और उन्होंने भी सन 73 में कच्चे धागे टाइटल से डाकुओं पर बेस्ट अपनी अगली फिल्म बना डाली, जिसमें फिर दोबारा विनोद खन्ना ने डाकू का रोल निभाया था। लेकिन इस बार विनोद खन्ना डाकू होने के साथ फिल्म के मेन हीरो भी थे। मेरा गांव मेरा देश से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो यूं तो धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी सफर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिर भी सभी में मेरा गांव मेरा देश आज भी उनके दिल के बेहद करीब है। अब मीडिया में दिए अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र बताते हैं कि उन्होंने और विनोद खन्ना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन सभी में मेरा गांव मेरा देश जो दोनों की साथ में पहली फिल्म थी, सबसे बड़ी हिट थी, जिसमें धर्मेंद्र ने सारे स्टंट भी खुद ही किए थे। पूरी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं था जिसमें उनके डुप्लीकेट का सहारा लिया गया हो। ऐसे में शूटिंग करते टाइम वे उसमें इतने खो जाते थे कि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि वे फिल्म भी कर रहे हैं। बस इसी चक्कर में क्लाइमैक्स सीन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि विनोद खन्ना को बेल्ट से पीटने वाले सीन में रियलिटी दिखाने के लिए धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना की इतनी जोर से पिटाई कर दी कि विनोद खन्ना की पीठ पर नीले निशान पड़ गए थे, जिन्हें देखकर फिर धर्मेंद्र को विनोद खन्ना से माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन विनोद खन्ना ने इन बातों को फिर हंसकर टाल दिया था और बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। अब कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र और विनोद खन्ना अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए धर्मेंद्र ने कई मौकों पर करियर में विनोद खन्ना की खूब मदद की थी। बस फिर इसी वजह से विनोद खन्ना भी धर्मेंद्र को बड़े भाई से कम नहीं मानते थे और रोल छोटा हो या बड़ा दोनों ने एक दूसरे की फिल्में करने में कभी आनाकानी नहीं की थी। इसके अलावा एक बात यह भी सच है कि मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना का केवल धर्मेंद्र से ही नहीं बल्कि महेश भट्ट से भी याराना हो गया था, जो आगे चलकर बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशक बने थे और विनोद खन्ना ने भी उनकी फिल्मों में काम कर दोस्ती का फर्ज निभाया था। अब विनोद खन्ना और महेश भट्ट की दोस्ती को लेकर बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात पहली बार मेरा गांव मेरा देश के सेट पर हुई थी, क्योंकि महेश भट्ट तब डायरेक्टर राज खोसला को असिस्ट कर रहे थे। इसलिए ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि महेश भट्ट के गुरु राज खोसला ही थे, जिन्होंने महेश को न सिर्फ फिल्म मेकिंग की बारीकियां सिखाई थी बल्कि संगीत के सही इस्तेमाल की जानकारी भी अपने साथ काम करते हुए सिखा दी थी। क्योंकि राज खोसला की गिनती बॉलीवुड के उन डायरेक्टर में होती थी जिन्हें गीत संगीत वाले सीन की शूटिंग करने में महारत हासिल थी। लेकिन फिर भी इसके बाद महेश भट्ट की सन 74 में आई बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म मंजिलें और भी हैं और सन 77 में आई विश्वासघात फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद महेश भट्ट के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। ऐसे समय में उन्होंने शादी भी कर ली थी और बेटी पूजा का जन्म भी हो गया था, लिहाजा महेश भट्ट के समय निकालना अब काफी मुश्किल हो गया था। बस ऐसे में इस बात की जानकारी जब विनोद खन्ना को मिली तो उन्होंने महेश भट्ट की मदद करने की ठान ली। अब बात दरअसल उन दिनों की जब विनोद खन्ना लहू के 2 रंग में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने निर्माता को डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट को लेने की सिफारिश कर दी थी। लेकिन फिर देखे विनोद खन्ना जिन्होंने महेश को फिल्म दिलाई, सेट पर किसी बात को लेकर दोनों की अनबन हो गई, जिसके बाद खुद महेश निर्माता के पास जाकर विनोद खन्ना को फिल्म से निकालने की मांग करने लगे थे। हालांकि महेश भट्ट को तब ऐसा नहीं पता था कि विनोद खन्ना ने ही उन्हें फिल्म दिलाई है, लेकिन जब निर्माता ने सारी सच्चाई बता दी तो सच जानकर महेश भट्ट शर्म से पानी पानी हो गए और विनोद खन्ना के गले लगकर रोने लगे। इसलिए जानकार बताते हैं कि मां की मौत के बाद जब विनोद खन्ना अंदर से बुरी तरह टूट गए थे, तब महेश भट्ट ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी मदद उल्टी पड़ जाएगी और विनोद खन्ना का करियर बर्बाद कर देगी। क्योंकि दरअसल सच्चाई यही है कि विनोद खन्ना को गुरु रजनी सोसो से महेश भट्ट नहीं मिलवाया था, जिसके बाद विनोद खन्ना उनकी भक्ति में इस कदर खो गए कि करियर के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। खैर ये सब तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले मेरा गांव मेरा देश के जरिए विनोद खन्ना डकैत जब्बर सिंह का रोल निभाकर सभी को डराने में कामयाब हुए थे और फिल्म की सफलता व उनकी जबरदस्त अदाकारी की बदौलत वे इतने फेमस हो गए थे कि हर फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में लेने की सोचने लगा था। हालांकि विनोद खन्ना ने इसके बाद नेगेटिव रोल करना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिल्मकारों को यह भी मंजूर था, क्योंकि विनोद खन्ना जैसे हैंडसम हीरो आखिर कब तक नेगेटिव किरदार निभाते। बस ऐसे में लेखक से डायरेक्टर बने गुलजार की विनोद खन्ना पर टेढ़ी नजर थी।
इसलिए उन्होंने विनोद खन्ना को एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 फिल्मों के लिए साइन किया था, जिनमें पहली थी मेरे अपने और दूसरी थी अचानक। जिसके बाद इसी तरह धर्मेंद्र को भी मेरा गांव मेरा देश की अपार सफलता से खूब फायदा मिला था। हालांकि जब ये फिल्म आई थी तब राजेश खन्ना बॉलीवुड पर एक तरफा राज कर रहे थे, उन्हें चुनौती देने वाला आसपास कोई नजर नहीं आता था। लेकिन अब धर्मेंद्र ने भी धीरे धीरे पकड़ बना ली थी और जब राजेश खन्ना की एक के बाद एक फिल्में पिटने लगी तब धर्मेंद्र बैक टू बैक हिट फिल्में देकर बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार बन गए थे। अब अगर देखा जाए तो मेरा गांव मेरा देश की सफलता से धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को तो खूब फायदा मिला था, लेकिन मेन हीरोइन आशा पारेख और स्पोर्टिंग अदाकारा लक्ष्मी छाया को कोई खास फायदा नहीं मिला था। अब आशा पारेख का तो फिर भी फिल्म में इतना लाजवाब रोल नहीं था, लेकिन छाया ने कमाल कर दिखाया था। उन पर न केवल आशा पारेख से ज्यादा 3 गीत फिल्माए गए थे बल्कि अदाकारी में भी आशा परिकिस थी। इसलिए मेरा गांव मेरा देश में छाया ने जो मुन्नी बाई का किरदार निभाया था वही उनके पूरे करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। बस फिर इसके बाद इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए सन 78 में तेलुगु में इसका माची बबाई टाइटल से रीमेक भी बनाया गया था। इसके बाद थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन की करें तो मेरा गांव मेरा देश की मोस्टली शूटिंग हुई थी राजस्थान के उदयपुर जिले के चिरवा गांव में, जहां इसके बाद बॉलीवुड की ढेरों फिल्मों की शूटिंग हुई थी। खुद विनोद खन्ना की भी कच्चे धागे, राजपूत, धर्म संकट व पुलिस और मुजरिम जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इसी गांव में की गई थी। लेकिन बावजूद इसके गांव के लोग सभी फिल्मों में मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग की ज्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग यहाँ कई महीनों तक चली थी और तब तक सारे फिल्मी कलाकार यहीं रुके रहे थे। इसलिए इस गांव के लोगों का धर्मेंद्र से इतना लगाव है कि आज भी उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए धर्मेंद्र ने भी यहाँ कई बार आकर लोगों की आर्थिक मदद की है। यहाँ तक कि राज खोसला भी जब तक जीवित रहे अक्सर यहाँ आकर हाजिरी लगाते रहते थे। इसके अलावा फिल्म में दिखाया मंदिर गांव में आज भी मौजूद है। हालांकि कई कच्चे मकान अब पक्के बन गए हैं, लेकिन फिर भी कई मेन स्पॉट काफी कुछ वैसे के वैसे ही हैं। फाइनल ये बात बिल्कुल सच है कि आज़ादी के बाद भी देश में डकैतों को लेकर एक बड़ी समस्या थी, जिससे निपटने के लिए सरकारें प्रयास तो करती थी लेकिन असफल हो जाती थी। बस इसी सामाजिक समस्या को सेंटर में रखकर उस कालखंड में लगातार ऐसी फिल्में बन रही थी और ऐसी फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, जिसमें विनोद खन्ना की आंखों के जबरदस्त एक्सप्रेशन और उनके चलने के अंदाज के तो लोग कायल हो गए थे। इसलिए उस दौर की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हीरो हीरोइन से ज्यादा खलनायक के किरदार को ज्यादा नोटिस किया गया था और खलनायक ही हीरो हीरोइन को मात देकर सारी लाइमलाइन लूट ले गया था। जिसके बाद इस फिल्म से विनोद खन्ना का करियर चमक गया था और उनका बोला ये डायलॉग तो उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। गब्बर सिंह ने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। अब फिल्म की कहानी जितनी दमदार थी ठीक उसी तरह फिल्म के 5 गीत भी सुपरहिट थे। फिल्म के सभी गीत लता मंगेशकर ने गाए थे, लेकिन एक गीत में रफी साहब ने भी उनका साथ दिया था। सो ओल्ड इज गोल्ड में मेरा गांव मेरा देश पर आज की हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।